हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं लो IQ चैनल और आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर में जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगी हम देखेंगे। बाकी सभी की हम हेडलाइन देख लेंगे, जिसके लिए जो अगर लगता है इम्पोर्टेंट है तो आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं, फोन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पठानकोट हमले का साजिशकर्ता जैश कमांडर लतीफ भाई समेत पाक में ढेर है। और इजराइल ने अब गाजा को घोषित किया है कि सैन्य क्षेत्र। गाजा में हमास के 200 से ज्यादा ठिकानों पर रात भर की बमबारी हुई है और उसमें क्या किया गया है इसके नेक्स्ट हम देख रहे हैं। कचरे से कोयला बनाकर आय संघ पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं, यानी कि कचरा निस्तारण की जिम्मेदारी संभाल रही है कंपनी। अलीगढ़ में प्लास्टिक के कचरे से कोयला बना रही है, जिसे राजस्थान स्थित एक सीमेंट संयंत्र में प्रयोग में किया जा रहा है। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट युवा विकास की योजनाएं बनाने के लिए एक नई स्वायत्त संस्थान के संगठन को मंजूरी दे दी है। मेरा युवा भारत नामक यह संस्था युवाओं को राष्ट्र निर्माण में जोड़ेगी। सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को होगी संस्थान की शुरुआत। युवाओं के कल्याण के फैसले अब खुद युवा करेंगे। केंद्र सरकार ने मेरा युवा भारत नाम से युवा विकास की योजना बनाने के लिए एक नई संस्थान की गठन की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिपरिषद के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मेरा युवा भारत की शुरुआत की जाएगी। ये पूरी तरह से स्वायत्त संस्थान है जो राष्ट्र निर्माण में युवाओं की ऊर्जा लगाने के साथ साथ क्या कर रहा है, उनके समग्र कल्याण की रूपरेखा बनाएगी। ये संस्थान क्या करता है, एक तरह से सरकार और देश के नागरिकों के बीच युवा सेतु का कार्य करेगी। और उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि विवाहिता को गर्भपात की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ का खंडित फैसला। और उसके नेक्स्ट राजस्थान में अब 25 नवंबर को होगा मतदान, यानी कि जो राजस्थान में जो इलेक्शन है, वोटिंग है, वो 25 नवंबर को होने वाली है। उसके नेक्स्ट है कि फीस छात्रावास की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक, यानी कि ज्यादातर विश्वविद्यालयों उच्च शिक्षा संस्थानों की ओर फीस छात्रावास और NRI नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जैसी बुनियादी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किए जाने पर विश्वविद्यालय अनुसंधान यानी कि UGC ने कड़ी आपत्ति जताई है। और उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि छात्र अभिभावक से जुड़ी बुनियादी जानकारी को अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। ऐसा करना अनिवार्य है, यानी कि उनको अब क्या करना पड़ेगा, कोई भी फीस है या छात्रावास की जानकारी जो उनको क्या करनी पड़ेगी, सार्वजनिक करनी पड़ेगी। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे सफलतापूर्वक हुआ हाईकोर्ट की अदालती प्रक्रिया का सीधा प्रसारण, यानी कि जो दिल्ली अदालती कार्रवाई की सभी लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने पहली बार किसी मामले पर सुनवाई का सीधा प्रसारण किया गया। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव निरुला की पीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई में सुबह 10:33 से 11:43 बजे तक सीधा प्रसारण किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया कि डिजिटल युग में अदालती कार्यवाही को लोगों के लिए सुलभ बनाने के लिए मुख्य न्यायाधीश और सूचना प्राधिकरण समिति के मार्गदर्शन में ये उपलब्ध कराई गई है। 9 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत हाईकोर्ट को निर्देश के तहत ये क्या था, लाइव स्ट्रीमिंग करने की जानकारी दी गई थी। उसके नेक्स्ट है आरोपी अधिकारी के बेटे बेटी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। नाबालिग बेटी से ये कोई केस था, इसको नहीं देखेंगे हम, आगे हम चलेंगे। और इनकार में क्या है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। हाईकोर्ट दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU के एक छात्रावास में संविदा पर कार्यरत यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कार्यरत एक महिला थी कर्मी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि मातृत्व लाभ से इनकार करना अमानवीय और महिलाओं के मौलिक अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। महिला की याचिका पर पारित करते अदालत ने यह बात कही थी। मातृत्व अधिकार कोई कानून पर आधारित नहीं है, बल्कि ये एक महिलाओं की पहचान का अभिन्न अंग है। मातृत्व लाभ देने से इनकार करना वास्तव में सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है और ऐसे अधिकारों से इनकार करना उस महिला के रास्ते में बाधा बनना है जो दुनिया में एक बच्चे को लाना चाहती है।
महिला कर्मचारी की मातृत्व लाभ देने से केवल इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके रोजगार की प्रकृति संविदा, यानी कि जो महिला थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में डीयू में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कार्यरत थी और उसकी जो मातृत्व लाभ वाली जो छुट्टी है, मतलब कि कोई महिला माँ बनने वाली है तो उसको छुट्टियां दी जाती हैं। उस छुट्टियों को इसलिए मना नहीं किया जा सकता कि वो संविदा पर बेस जॉब करती है। तो ये हाई कोर्ट ने कहा है। उसके बाद हम देखेंगे बढ़ने लगा प्रदूषण, दिल्ली के 13 इलाकों की हवा रही है खराब, यानी कि दिल्ली में रोहड़ी जिले के पास सड़क पर वाहनों से उड़ती धूल से फैसला प्रदूषण, परेशान है लोग। और डीयू जेएनयू में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया गया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव न कराने जाने से नाराज छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा भाई हमारे भी कराओ। उसके बाद हम देखेंगे चीनी ऋण के पीछे छिपे एजेंडे को समझें, ये कोई हमारे काम की नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में जज मुरलीधर ने तबादले की पूर्व की सिफारिश दोहराई है। और उसके बाद है कैग अधिकारियों के तबादले पर कांग्रेस से केंद्र सरकार को घेर रहे, ये भी हमारी कोई काम की नहीं है। इसके नेक्स्ट हम देखेंगे उच्च शिक्षा आयोग के दायरे में नहीं होगी चिकित्सा और विधि कॉलेज, यानी कि अगर उच्च शिक्षा आयोग जो बनेगा केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एकल उच्च शिक्षा नियामक स्थापित करने के उद्देश्य से भारतीय उच्च शिक्षा आयोजन विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन चिकित्सक और विधि यानी कि जो एमबीबीएस और लॉ की पढ़ाई है कॉलेज इसके दायरे में नहीं होंगे। प्रधान ने एक साक्षात्कार में कहा, उनके एक इंटरव्यू में कहा उन्होंने एचआईसी में 3 प्रमुख याचिका नियमित करना, मान्यता देना और पेशावर मानक स्थापित करना होगा। मंत्री ने कहा है वित्त पोषण के अधीन नहीं होगा और वित्त पोषण की प्रशासनिक मंत्रालय के पास रहेगी, यानी कि जो प्रधान ने क्या कहा, हम जल्द ही एक संसद में एक विधेयक लाएंगे, उसके बाद स्थायी समिति भी इसमें जांच करेगी, लेकिन हमने हर चीज के लिए व्यापक काम शुरू कर दिया है। 3 प्रमुख कार्य क्षेत्र है, पहला भूमिका नियामक और यूजीसी कराएगी, इसमें पहले ही अपने स्तर पर कोई आंतरिक शुरुआत यानी कि उसमें, लेकिन कॉलेज कौन कौन से नहीं आएंगे, एमबीबीएस और लॉ कॉलेज नहीं आएंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि तलाक के पहल करने वाली मुस्लिम पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, एक मुस्लिम महिला जिसने खुला के तहत तलाक लिया और इसके प्रभावी होने के बाद अपने पति से भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती है। मुस्लिम समुदाय में खुला सहमति से किए गए तलाक को कहा जाता है, यानी कि अगर सहमति से तलाक कर ले रही है तो उसके बाद वो क्या नहीं कर सकती, वो भरण पोषण की मांग की हकदार नहीं है। महाराष्ट्र विश्व अध्यक्ष अयोग्य समय याचिका पर सुनवाई करेगी। उसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मोदी सरकार का दावा, सिर्फ दावा है, बाकी बात है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजीविका मिशन नाम से चल रही है, तो 2015 से है, लेकिन इसका कोई काम कोई फायदा पता नहीं, जिनको मिला है वो देख ले। वोट बैंक के चलते कांग्रेस नहीं कर पा रही है, हमास की निंदा, ये भी नहीं है राजस्थान भाजपा प्रत्याशी। ये जैसा कि आप देख पा रहे हो, अनुमति नहीं मिलने पर गेट फांद गए अखिलेश यादव। स्वतंत्रता सेनानी तथा समाजवादी चिंतक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जीपीएस श्रद्धांजलि कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने पर बुधवार को यहां पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गेट फांद कर अंदर गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जय नारायण की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद गेट फांदने के बाहर निकले, यानी कि वो गेट फांद के अंदर गए और गेट फांद के बाहर आए। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अब
उभरती प्राधिकारियों के आयोग पर सहयोग के लिए ITI के साथ समझौता ज्ञापन क्या किया, हस्ताक्षर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है न्यायमूर्ति के नेतृत्व में शीर्ष अदालत न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए, नागरिक केंद्रित बनाने के लिए तकनीकी को बढ़ावा दे रही है। प्रोटोकॉल वाले लोग 22 जनवरी को ना आए अयोध्या। और भगवान के लिए मिले पैसे का उपयोग कर बनवाना चाहते हैं कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश सरकार। विवाहिता को गर्भपात की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट की जज ने मत भिन्नता है। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में बनकर तैयार हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है, देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ बना है? चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर के भवन में बनकर तैयार हो गया। जल्दी इसकी शुरुआत होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने क्या कहा है? समझौता किया। शुरुआत में इन्होंने क्या किया था? संचालन किया था। केंद्र का नाम सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन रखा गया। इसका मुख्य कार्य जटिल साइबर अपराध सुलझाने, फोरेंसिक जांच करने और साइबर अपराध के प्रति सुरक्षा प्रदान करना है। इस सेंटर में एक ट्रेनिंग लैब की तैयारी की गई है। अब उसके बाद में हम देखेंगे ये विवाहित को गर्भपात की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट की जजों में मत भिन्नता है और 2 न्यायाधीशों के खंडित फैसले के बाद नई पीठ इस पर करेगी कार्य विचार। महिला ने 26 सप्ताह का गर्भ नष्ट कराने के लिए मांगी थी इजाजत। विवाहित महिला को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की इजाजत दिए जाने के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2 न्यायाधीशों ने खंडित फैसले को क्या कर दिया? फैसले को सुनेगी। खंडित जो फैसला है उसे सुनेगी। जस्टिस सीमा कोहली ने फैसले में कहा कि वह महिला को गर्भपात की इजाजत नहीं दे सकती। साथ ही आश्चर्य जताते हुए कहा कि कौन सी अदालत भ्रूण के दिल की धड़कनों को रोकने के लिए कहेगी? जस्टिस BN रत्ना ने महिला की गर्भपात की इजाजत देने के गत 9 अक्टूबर के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि महिला के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। दोनों न्यायाधीशों की मतभिन्नता के फैसले को देखते हुए अब मामला प्रधान न्यायाधीश VI चंद्रचूड़ के समक्ष पेश किया जाएगा ताकि वह मामले पर सुनवाई के लिए नई उचित पीठ का गठन करे। एक 27 वर्षीय महिला ने मामला क्या था आप ये सुने पहले। एक 27 वर्षीय विवाहिता ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने 26 सप्ताह के गर्भ को गिराने की इजाजत मांगी है। महिला का कहना है कि उसके पहले से 2 बच्चे हैं और वह अवसादग्रस्त है, इसलिए तीसरे बच्चे की परवरिश करने की स्थिति में नहीं है। कोर्ट ने महिला की मांग स्वीकार करते हुए 9 अक्टूबर को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर को अर्जी दाखिल कर कोर्ट पर अपना आदेश वापस लेने का आग्रह करते हुए उस पर जल्द कार्रवाई की मांग की थी। उसके नेक्स्ट क्या हुआ? केंद्र ने अर्जी में महिला की जांच कराने वाले मेडिकल बोर्ड के एक डॉक्टर की ओर भेजे गए ईमेल के आधार बनाया। इसमें कहा कि गर्भ में पल रहा बच्चा ठीक है और उसके जीवित पैदा होने की उम्मीद है। अगर गर्भपात किया गया तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। इस पर चीफ जस्टिस की पीठ ने गर्भपात को टालने का आदेश देते हुए केंद्र की अर्जी की सुनवाई के लिए जस्टिस कोहली और जस्टिस नागरत्ना की पीठ में भेजा और बुधवार को इस पर 2 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के बाद इसको खंडित कर दिया। ये था मामला। और अब ये जो है गुजरात में प्रेम विवाह में माता पिता के हस्ताक्षर को अनिवार्य करने की मांग की गई है। बहुत सही है। तेलंगाना में 11 वर्षीय बालक ने की खुदकुशी। उसके बाद में पटरी से उतरी है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, यानी कि बिहार में एक न्यूज आ रही है कि बिहार में रघुनाथपुर स्टेशन के समीप दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जा रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार को क्या हुआ? पटरी से उतर गई और उसमें कुछ लोगों की 4 लोगों की मौत हो गई है। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तराखंड के मदरसों में कुरान के संग में वेद भी पढ़ेंगे विद्यार्थी। गाय, गंगा और हिमालय के संरक्षण के लिए एक अभियान चलाया गया है। उत्तराखंड के मदरसों में शिक्षा परिषद के अध्यक्ष मुफ्ती सुमन कासमी के अनुसार तैयार हो रही है इसकी रूपरेखा। बोले
रूपरेखा बोले मदरसों में होनी चाहिए। राष्ट्रीयकरण इसमें क्या है, मदरसों में क्या होगा, कुरान के संग वेद भी पढ़ाए जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल की सतह से सतह पर संस्करण का सफर परीक्षित किया। यह परीक्षण पूर्वी समुद्र तट द्वीप समूह के निकट किया गया। मिसाइल फायर सफल रहा तथा मिशन ने अपनी सभी उद्देश्य को प्राप्त किया। ऐसा कहीं होता है? कुछ नहीं। महिला मित्र की निजी तस्वीर प्रसारण करने वाला गिरफ्तार। आदिवासी संगठन ने की कुर्की समुदाय के लोगों के सब की मांग। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि के रूप में नहीं दी मान्यता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्मभूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर और न्यायाधीश आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने 4 सितंबर को सुनवाई करते हुए निर्णय सुरक्षित कर दिया। इस फैसले को कृष्ण जन्मभूमि पक्ष के लिए झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता महक महेश्वरी इस मामले में याचिका थी, उनकी तरफ से दलील दी कि विचाराधीन स्थल श्री कृष्ण जन्मभूमि है। मथुरा का इतिहास रामायण काल से भी पहले का है। इस्लाम सिर्फ 1500 साल पहले आया था। इस्लामिक न्याय शास्त्र के अनुसार वह उचित मस्जिद नहीं है, क्योंकि जबरन अधिग्रहित भूमि पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। हिंदू न्याय शास्त्र के अनुसार यह मंदिर है, भले ही वह खंडर हो, इसलिए जमीन हिंदुओं को सौंप दी जाए और उस भूमि पर मंदिर बनाने के लिए कृष्ण जन्मभूमि जन्म स्थान के लिए ट्रस्ट बनाया जाए। याचिका में क्या था कि शाही ईदगाह स्थल की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अदालत की निगरानी में जीपीआरएस अधिकारी सर्वे कराने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि भगवान कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था, जो शाही ईदगाह ट्रस्ट द्वारा निर्मित वर्तमान संरचना के नीचे है। जो वर्तमान में अभी संरचना है उसके नीचे है वो ईदगाह। कहा कि 1968 में सोसाइटी श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह की प्रबंधक समिति के साथ समझौता किया, जिसमें भगवान की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा भाग में ले लिया गया। उसमें कुछ एकड़ की जो जन्म भूमि थी, जन्म मंदिर के शेष और शेष जो है ईदगाह को, एक तो जन्म भूमि मंदिर है एक में और एक में ईदगाह है। तर्क दिया कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इसलिए विवादित भूमि को अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के रूप में मानने, अभ्यास और प्रचार करने के लिए अधिकार के प्रयोग के लिए हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। एक है पूजा स्थल अधिनियम 1991 एक्ट है। इसकी धारा है 2, 3 और 4 को असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का आग्रह भी याचिका में कहा। यह भी कहा गया कि प्रवादी हिंदू कानून के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हिंदुओं की संपत्ति कभी नहीं खोती, यहाँ तक कि राजा भी संपत्ति नहीं छीन सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे आपराधिक मामले में, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लड़कियां सिगरेट पीने आती थी, सबक सिखाने के लिए कैफे में ही आग लगा दी। कुछ लोग समाज सुधार के नाम पर कुछ भी करने को तैयार होते हैं। इसी मकसद से इंदौर के 70 साल के विजय माठर ने एक कैफे में आग लगा दी। 70 साल के एक व्यक्ति ने क्या किया, कैफे में आग लगा दी। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस ने उनकी पहचान कर ली। उनके घर पहुंची और वह बोली कि लड़कियां अक्सर सिगरेट पीती हैं, मैंने सबक सिखाने के लिए कैफे जला दिया। लोगों को सुधारना भी उनका मकसद है। विजय अभिनेता अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह में प्रभावित था। इस फिल्म में अमिताभ रात में घूम कर शहंशाह के रूप में सामाजिक तत्वों को सबक सिखाता था। असामाजिक तत्वों को उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में नाइट स्टे का इंतजार कर रहे पर्यटक 15 अक्टूबर से ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग नैनीताल में है। ये एडवांस बुकिंग 15 नवंबर से 30 नवंबर तक यानी 15 दिन के लिए ही हो पाएगी। पार्क प्रशासन ने बुकिंग वेबसाइट के नाम पर भी इस बार
बदलाव कर दिया है। मॉनसून सीजन की वजह से कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों के लिए 15 जून से नाइट स्टे बंद हो जाता है। अब 15 नवंबर से नाइट स्टे खुल जाएगा। कॉर्बेट पार्क प्रशासन इस बार बुकिंग वेबसाइट के नाम से जिस किसी को करनी है वो कर सकता है। उसके बाद हम देखेंगे बाकी खेल संबंधित है। इजराइल फलस्तीन युद्ध के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। इजराइल सेना की जवाबी कार्रवाई हमला हो गया वहां पे। उसके बाद है भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू हो गया, यानी कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऑपरेशन अजय शुरू हुआ है, कहाँ हुआ है। इजराइल में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापसी लाने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने वाले को कनाडा में रहने की मिली है अनुमति। भारत का वसुधैव कुटुंबकम का दर्शन प्रशासनिक है, उनके बारे में बोल रहे हैं। सब्सिडी घटने पर ईवी दोपहियों की बिक्री भी घट गई है। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो आप लाइक कर दिया करें प्लीज, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हम जितना आप करेंगे उतना ही मुझको वीडियो बनाने के लिए आप